के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बोकारो से करीब 27 किलोमीटर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज बुलेटिन में उस हमले की बात होगी जिसका सिग्नल पुतिन को मिल चुका है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा कि अटैक का ऑर्डर आखिर किसकी तरफ से आएगा। परमाणु बेस के हमले के बाद पुतिन बहुत कंफ्यूज हैं। वो बदला लेना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो आज रात का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी मिसाइल कितनी बड़ी स्ट्राइक कर सकती है। रूस में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद यूक्रेन ने रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। एक बार फिर देखिए कैसे मार गिराया पुतिन का हेलीकॉप्टर। फिर मिसाइलों के जरिए निकला। यूक्रेन और रूस के अंदर 48 घंटों के दौरान दो बड़े ऐसे वाकये हुए जिसने व्लादिमीर पुतिन को भी डरा दिया और ज़ेलेंस्की को भी लगा कि वक्त आ गया है। 48 घंटों में पुतिन के पास लगातार खबर पहुंचती रही और पुतिन के कमांडर नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार करते रहे। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी पूरी रात जाग कर काटी। आखिर इन 48 घंटों में क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की को द एंड नजर आने लगा। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में जब ज़ेलेंस्की का एक एक शहर डरा हुआ है, जब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात ने ज़ेलेंस्की को दहशत से भर दिया है, तब रूस में क्या हुआ ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस में हुए दो हमलों ने इस युद्ध को बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा। यहाँ यूक्रेन भी है, रूस भी है। इसमें टारगेट बने हैं रूस के दो मिलिट्री बेस। एक है रयाजान में, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है सारातोव, जो कीव से 1100 किलोमीटर दूरी पर है। दोनों एयर बेस पर हमला हुआ है और दावा किया जा रहा है कि इसमें रूस की बॉम्बर फ्लीट को नुकसान पहुंचा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये दो फोटो हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने इन दोनों तस्वीरों को ट्वीट करके बताया है कि रूस के एयरबेस पर परमाणु बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। विमान की पहचान और टेल रडार पर लिखा नंबर बताता है कि ये रूस का Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर है। इस हमले के बाद की पुष्टि रूस ने भी कर दी है। 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгель в Саратовской области. Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचने का क्या मतलब है, वो बाद में बताएंगे। पहले हमले की गंभीरता समझिए। रूस का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन आए और उनके टारगेट पर था रयाजान और साथ में सारातोव। ये दोनों यूक्रेन या कहें कि कीव से इतने फासले पर हैं कि किसी को भी हैरत होगी कि आखिर ज़ेलेंस्की के पास इतनी ताकत कहां से आई। सवाल है कि क्या यूक्रेन के पास ऐसी पावर है कि वो रूस में घुसकर हमला करे। दोनों जगह हमला करने के लिए ऐसे ड्रोन चाहिए जो 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सके। ये दोनों एयरबेस ऐसे हैं जहां रूस ने अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर तैनात किए हुए हैं और यहीं से उड़कर ये यूक्रेन में क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी के बमों से हमला करते हैं। ऐसे ही बॉम्बर्स ने यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक मिसाइल हमले किए हैं। ऐसे ही बॉम्बर्स के हमलों में ज़ेलेंस्की ने देखा है कि पुतिन की आग कैसे यूक्रेन को तबाह कर सकती है। 10 महीनों के युद्ध में पुतिन का गुस्सा लाशें उगल रहा है।
ऐसे ही बॉम्बर ने यूक्रेन के शहर क्रेमेंचुक पर जब हमला किया था, तब शहर के लोगों को लगा था कि पुतिन की आग उन पर बरस रही है। क्रेमेंचुक के मॉल पर पुतिन की एक बड़ी मिसाइल से हमला हुआ था। पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलकर राख हो गया था। तब यूक्रेन ने दावा किया था कि जिस मिसाइल से हमला हुआ वो रूस की KH-22 मिसाइल थी और ये एक बड़े बॉम्बर के जरिए लॉन्च की गई थी। KH-22 मिसाइल को नाटो किचन मिसाइल भी कहता है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है और यह आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है। इस मिसाइल के इस्तेमाल होने का मतलब है कि रूस अपने बड़े बॉम्बर जैसे Tu-22M या फिर Tu-95 का इस्तेमाल भी यूक्रेन पर कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल इन दोनों बॉम्बर से लॉन्च की जाती है। रूस की माने तो अब यही बॉम्बर ज़ेलेंस्की के टारगेट पर है और वो ऐसे ही बॉम्बर्स के एयरबेस को उड़ा देना चाहते हैं। И взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की पुतिन के खुफिया एयरबेस पर बड़े-बड़े हमले करके टेंशन को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि अमेरिका को भी एहसास हो जाए कि अगर पुतिन का गुस्सा फूटा तो वो उसे रोकने में नाकाम रहेगा। यूक्रेन जैसी गलती दुनिया में एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर सकती है। वैसे रूस ने अपने सभी खतरनाक बॉम्बर नहीं दिखाए। ये ऐसे बॉम्बर हैं जिससे यूरोप तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन बॉम्बर्स को यूरोप पर किसी भी बड़े न्यूक्लियर हमले के लिए ही तैयार किया गया है। इसे देखिए, ये है Tu-160। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम या मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ने विक्ट्री डे परेड पर इस विशाल बॉम्बर को दिखाने की तैयारी की थी, लेकिन मौसम की वजह से फ्लाई पास्ट वाला शो नहीं हो पाया। ये वही बम वर्षक हैं जो रूस के रसारातो और रयाजान में यूक्रेन के टारगेट पर था। ये तेज रफ्तार वाला बहुत ही खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। Tu-22 को बहुत कम वक्त में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये भी Tu-160 की तरह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता है और 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ये सभी बॉम्बर रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर फोर्स का खास हिस्सा माने जाते हैं। इन बॉम्बर्स के डिप्लॉयमेंट की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हमको मिली हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के करीब पुतिन ने कितनी बड़ी फोर्स तैनात की हुई है। इन तस्वीरों को देखकर यूरोप भी बहुत ज्यादा तनाव में आ गया है। रूस का दावा है कि इन एयरबेस पर अटैक करके रूस की लॉन्ग रेंज वाली फोर्स के खिलाफ साजिश रची गई है। देखा जाए तो पुतिन को इसके पीछे ना सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि नाटो के हाथ होने का भी पूरा शक होगा। यही वजह है कि पुतिन ने वक्त ना गंवाते हुए यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने का ऑर्डर फौरन जारी कर दिया और फिर देखिए क्या हुआ। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर थे, वहां के कई ठिकाने थे। Шановні українці, звітую про сьогоднішній день. Головний результат – 70 російських ракет пройшло, більшість збито, калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці. Дякую і партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним та близьким. ज़ेलेंस्की के बंकर में अंधेरा करने के लिए पुतिन ने क्या क्या किया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको पुतिन की पूरी मोडस ऑपरेंडाई समझ में आ जाएगी। पुतिन का जो गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूट रहा है उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका है। इनसे ज़ेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कालिब्र मिसाइल
और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं। दोनों हथियार 10 अक्टूबर के बाद से ही लगातार यूक्रेन में हमले कर रहे हैं और खेरसॉन हारने के बाद पुतिन ने इनके हमले और बढ़ा दिए हैं। इसमें कलिब्र क्रूज मिसाइल के हमले तो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए। इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन से पुतिन ने कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर कयामत बरसाई। कलिब्र हर तरफ से लॉन्च की गई, बॉमर से लॉन्च की गई, समंदर से लॉन्च की गई और लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी गई। काला सागर से उठे इन मिसाइलों के बवंडर ने कीव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। परमाणु हमले जैसे खतरे को देखते हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो में पनाह लेने लगे। Дає відповіді на багато і сьогоднішніх запитань про Росію. Щось просто підписати з цими терористами миру не буде. Щось просто погодити з ними точно порушить. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну. Тому і потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу, тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі і тільки притягнення вбивць до відповідальності. पिछले 24 घंटे में इनके हमले तो और तेज हो चुके हैं। कलिब्र मिसाइल लॉन्च किए जाने का वीडियो भी देख लीजिए, जब काला सागर में पुतिन की नेवी ने लगातार मिसाइलें दागी। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए। पुतिन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार शाहिद 136 ड्रोन ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। आधा यूक्रेन तबाह होने के बाद भी ज़ेलेंस्की के बदले वाले तेवर पूरी तरह डिफेंसिव कहे जाएंगे, क्योंकि वो अब तक सिर्फ अपनी जमीन पर हमले बचा रहे हैं, जबकि अपने घर पर हमला होने के बाद कोई भी संप्रभु देश दुश्मन के दिल पर अटैक करने की तैयारी करने की सोचता है। ऐसे में सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इसका बदला पुतिन से लेंगे? अगर ज़ेलेंस्की पुतिन से बदला लेंगे तो कैसे लेंगे? क्या ज़ेलेंस्की कामिकाज़े प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के हिटमैन ज्यादा हमले कर रहे हैं? ये ऐसे सटीक और जबरदस्त हमले कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस भी हिल चुका है। हालांकि ज़ेलेंस्की अब तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि पुतिन ने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। वो चाहें तो कीव के साथ ज़ेलेंस्की का घर, उनका बंकर और तमाम बड़ी सरकारी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। सवाल है कि पुतिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यूक्रेन में रूस के बम बरस रहे हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री अमेरिका को लेकर बहुत ही बड़ा बयान देते नजर आए। ये बयान परमाणु युद्ध की आशंका को बढ़ाने वाला है। अमेरिका और नेटो के नाम क्या है रूस का परमाणु वाला पैगाम? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए गौर से देखिए। Уважаемые товарищи, ज़ेलेंस्की के घर में ऐसे ही एयर अटैक के सायरन बज रहे हैं। सायरन बजते ही ठंड में सिहरते लोगों में खौफ की सिहरन समा जाती है। रूस की मिसाइलों से खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो में शरण ले लेते हैं। ऐसे खतरनाक हालात सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव के ही नहीं है। यूक्रेन के हर बड़े शहरों का ऐसा ही हाल है। 9 महीने से अधिक वक्त से यूक्रेन में रूस के बम बरस रहे हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया है। ये बयान परमाणु युद्ध की आशंकाओं को बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का वो बयान सुन लीजिए। В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом,
на фактическую военную конфронтацию с нашей страной. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. В соответствии с заявлением 5 держав о недопустимости ядерной войны, необходимо предотвращать любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием. Россия исходит именно из этого. सुना आपने, रूस के विदेश मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा है, नाटो शुरू से ही रूस के गंभीर खतरा है। पश्चिमी देशों का रवैया जोखिम बढ़ाने वाला है। परमाणु शक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष का खतरा बढ़ाने वाला है। परमाणु शक्तियों के बीच तनाव विनाशकारी साबित हो सकता है। С сожалением констатирую, что в настоящий момент стратегический диалог России и США, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в замороженном состоянии. Одним из катализаторов нынешнего государства НАТО высокомерно отвергли инициативу президента Путина о предоставлении гарантий безопасности России на западном направлении. रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर आरोप भी लगाया। सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका रूस की रणनीतिक स्थिरता से जुड़े कई मुद्दों पर मॉस्को के साथ बातचीत को खारिज कर चुका है। परमाणु हथियारों से जुड़े मुद्दों पर दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच सीधी बातचीत का बंद होना जोखिम बढ़ाने वाला साबित होगा। Только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную будет огромным. सर्गेई लावरोव का इशारा साफ साफ नई स्टार्ट संधि पर बातचीत के बंद होने पर था, जिसे लेकर अमेरिका ने आरोप लगाए थे कि रूस बातचीत से पीछे हट गया है। अमेरिका के अधिकारी आरोप लगा चुके हैं कि रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बहुत ही अहम बातचीत को टाल दिया। दोनों देशों के अधिकारी मिस्र की राजधानी काहिरा में 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक परमाणु निरस्त्रीकरण पर फिर से चर्चा करने वाले थे। इसे मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते निलंबित कर दिया गया था, लेकिन रूस वार्ता से पीछे हट गया है। The State Department announced today that Russia abruptly canceled the latest rounds of arms negotiations. Is the president planning to reach out to anybody about that? Is there any White House reaction to that? I don't have any, and we were very much looking forward to that because we continue to believe in the importance of New START. We haven't received, a real solid answer from the Russians as to why they postpone this. We're going to be working through the embassy to try to figure out what happened here, and we'd like to see it get back on the schedule as soon as possible because it's important. It's not just important for our 2 nations, it's important for the rest of the world. अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि 2011 में प्रभावित हुई थी। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस दोनों को अपने अपने परमाणु हथियारों की तादाद कम करनी थी। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है, जिसमें से 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 6500 परमाणु हथियार है, वहीं अमेरिका के पास 6,185 हथियार है। रूस से अमेरिका एक खास जंग लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है। वो लड़ाई बम गोलों वाली नहीं है, वो लड़ाई कूटनीति वाली है, वो लड़ाई बिना मिसाइल अटैक किए ही शह और मात की है। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की परमाणु जोखिम वाली चेतावनी पर गौर करें तो परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस की एक रिसर्च बहुत ही डराने वाली हो जाती है। उस रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को 1-2 बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं। साफ है, एटम बम के प्रहार के बाद ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी।
यही वजह है कि अमेरिका ने तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक शुरू करने की कोशिश की है, क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है, क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बॉन्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यावहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। वो जंग दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। वो युद्ध कैसा होगा? कभी न हुआ जैसा होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका दोनों देशों की बात करें तो रूस के पास 5,977 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम है। रूस के 5,977 बम में से 1,500 रिटायर्ड है और 2,889 रिजर्व में रखे गए हैं। 1,588 परमाणु बम युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैनात है। वहीं अमेरिका के कुल 5,428 परमाणु हथियारों में 1,720 रिटायर्ड है और 1,964 रिजर्व में है और 1,644 परमाणु हथियारों को जंग के लिए रेडी रखा गया है। यानी अमेरिका ने रूस के मुकाबले अधिक तादाद में अपने परमाणु बमों को मिसाइल, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और पनडुब्बियों पर लगा रखे हैं। रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने नाटो के बहाने यूरोप में 150 से अधिक परमाणु बम लगा रखे हैं। ये 5 देश हैं: बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की। इन 5 देशों में अमेरिका ने 150 परमाणु बम लगा रखे हैं। सबसे अधिक 70 परमाणु बम इटली में रखे हैं। इन परमाणु बमों को एवियानो और घेडी हवाई अड्डों पर लगाया गया है। 20 परमाणु बम बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर तैनात है। जर्मनी में बुचेल एयरबेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं। साथ ही साथ 20 परमाणु बम नीदरलैंड में वोल्केल एयरबेस पर है। यही नहीं, अमेरिका ने 50 बम तुर्की के एरसलिक हवाई अड्डे पर रखे हैं। रूस और नाटो देशों की सामरिक शक्ति की कोई तुलना नहीं है। नाटो में 30 ताकतवर देश शामिल हैं, वहीं उनके मुकाबले रूस अकेला है। इसलिए रूस की अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि नाटो रूस की सीमा के नजदीक अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा रहा है। यूक्रेन 4 नाटो देशों पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है, जहां एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें नाटो ने लगा रखी हैं। इसके अलावा अमेरिका ने रूस के पड़ोसी और नाटो देशों में मिसाइल सिस्टम लगाए हैं। रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि इनमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और अब नाटो में शामिल हैं। वहां नाटो की सैन्य तैनाती बढ़ाने से रूस खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। खासकर पश्चिमी यूरोप में नाटो के विस्तार को रूस खुद के लिए खतरा मानता है। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा है। 20,000 किलोमीटर में करीब 1,215 किलोमीटर सीमा रूस नाटो देशों के साथ साझा करता है, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती है। नाटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नाटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।